नमस्कार, राज्यसभा समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे दिल्ली हिंसा के दोषी। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। दिल्ली के कुछ हिस्सों में हाल की कानून व्यवस्था की स्थिति पर हुई चर्चा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने लिया भाग। हिंसा में शामिल दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। एनपीआर और सीएए पर भ्रांतियां दूर करने के लिए विभिन्न दलों के नेताओं से चर्चा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में विपक्षी दल के सदस्यों को दिया चर्चा का आमंत्रण। कहा, नागरिकता के मामले में किसी भी भारतीय को घबराने की नहीं जरूरत। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2020 उच्च सदन से पारित। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार मकान खरीदारों के अधिकार और एमएसएमई के हितों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। खनिज विधि संशोधन विधेयक 2020 को भी सदन से मंजूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली हिंसा के मामलों की वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है। गुनहगारों की पहचान की जा रही है। 700 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वो राज्यसभा में दिल्ली के कुछ भागों में हाल की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा का जवाब दे रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली में हिंसा भड़काने के पीछे गहरी साजिश थी। इसके लिए हुई फंडिंग के तार की जांच हो रही है। सदन को और सदन के माध्यम से देश को भी विश्वास दिलाने चाहता हूं कि दंगों के करने वाले, दंगों के लिए जिम्मेदार लोग और दंगों के लिए षड्यंत्र करने वाले लोग, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी पार्टी के हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषित होगा उसको एक पारदर्शी वैज्ञानिक जांच के आधार पर कानून की अदालत के सामने खड़ा किया जाएगा। और सिर्फ खड़ा नहीं किया जाएगा, प्रोसिक्यूशन एजेंसी जब तक कानून उनको दंडित न करे तब तक की सारी व्यवस्थाओं की चिंता बहुत गंभीरता और संजीदगी के साथ करेगी। देश में सीएए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर भी गृह मंत्री ने सदन में अपनी बात रखी। उन्होंने एनपीआर और सीएए पर फैली भ्रांतियां दूर करने की जरूरत बताई और विपक्ष के नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित किया। एनपीआर के लिए आप मेरे साथ कभी भी गुलाम नबी साहब आइए, 1 या 2 दिन की प्रायोरिटी में मैं आपको समय दे दूंगा और हम सार्थक चर्चा करेंगे। अधिकारियों को भी उपस्थित रखेंगे जिससे सारे भ्रमों का निरसन हो जाए। और बाद में मैं ये विनती सारे विपक्षी दलों को करता चाहूँ, बहुत हो गया, सीए और एनपीआर पर भ्रांति बंद करने का समय आ गया है। इससे पहले विभिन्न दलों के सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया। सदस्यों ने हिंसा से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की। आप प्लीज मत होने दीजिए ये, क्योंकि आप तो कहते हैं सबका विश्वास, सबका साथ, और कहीं ऐसा ना हो कि वो सबका विश्वास आप जो चाहते हैं आप ही पे ऊपर विश्वास उठ जाए। हम नहीं चाहते, हमारी सरकार है, वो विश्वास हम चाहते हैं कि बरकरार रहे। जो कुछ हुआ, तमाम संगठनों के अकाउंट में पैसा आया और समय समय पे निकलता गया और उसी के साथ बहुत कुछ दिखता चला गया। क्या ये हमें समझ में नहीं आता कि यह षड्यंत्र कहां से शुरू हो रहा है? और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जब ये चीज आई है ना, अगर यह इस तरह की षड्यंत्र हमारे पड़ोस में की जा रही है तो कभी सीधे नहीं आता है, वो एक आवरण लेके आता है। Today, I also want young India to take a look at the pictures of a judge when he's transferred from Delhi. Look at those pictures. You don't need a single word more to say. Enough said. It's another matter, then you'll also get threatened in one floor of the house. Where are we headed, sir, today? Of course, these governments has achievements.
गृह मंत्री कह देगा 35 के ऊपर काम करेंगे तो करेंगे, गृह मंत्री कहेगा सीए आएगा और 1 इंच भी पीछे नहीं हटकेगा तो नहीं होगा, गृह मंत्री कहेगा एनपीआर आएगा तो एनपीआर आएगा, और गृह मंत्री कहेगा दंगाइयों को सजा मिलेगी तो आप मान लेना एक एक दंगाई को सजा मिलेगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूं जो इस प्रतिस्पर्धा में पड़ते हैं कि 84 में इतना हुआ था तो 2002 में इतना हुआ और जो कमी रह गई अब हम उसे 2020 में पूरा करेंगे, ये कोई बहुत हेल्दी ट्रेंड कम से कम विचार विमर्श करने का या बहस का नहीं है। I request a judicial commission under the monitoring of Supreme Court or a Supreme Court judge should be inquired in these incidents. We want we want to bring peace in this area and confidence among the people at early as possible. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इससे अंतिम विकल्प वाले वित्त पोषण के संरक्षण से वित्तीय संकट का सामना कर रहे सेक्टरों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। लोकसभा से इस विधेयक को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। कानून बनने के बाद ये विधेयक इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा। विधेयक में दिवाला कानून के तहत शुरू की गई समाधान प्रक्रिया के दौरान कॉर्पोरेट के हितों की रक्षा के प्रावधान हैं। NCLT has disposed of 43,102 cases. Out of that, 64,523. Out of the total 64,523, the government is fully seized of the difficulties which home buyers are going through. And we have shown clear proactive initiatives that we have taken to sort out the cases which are lying unfinished. Third, for the home buyers, because there was this kind of a indication from some members' speech that you're taking care of the big interests, the promoters of big projects, but you're not bothered about home buyers. That's not true at all, I want to assure the House. What has got to be done in terms of completion of those incomplete, languishing projects, and that is the reason why we have come up with a project, a single window mechanism. इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सदस्यों ने कहा कि छोटे उद्योगों के हितों के अनुरूप बदलाव होने चाहिए, जिससे देश में रोजगार के अवसर सृजित हो सके और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल सके। You cannot treat the MSME sector on par with the big corporates for whom the IBC is really meant. And the basic point is that the MSME becomes sick, not because of any willful default, but because of competitive pressures, because of family problems, because of cash flow problems, and most importantly, because of delayed payments. If there is a single person files a case against that particular company or particular group, all the activities will come to a halt. This is not a good thing. So very rightly it has been given that there should be, it should not be very easy that anybody can file the petition and then the whole thing comes to a halt. Big companies have huge outstandings of water tax and electricity dues in the states. Now those are state government receipts, those are municipal receipts. Now if you waive those off while when a new management comes, the state government would be left high and dry, the municipal bodies would be left high and dry. Whether that would be acceptable is something that one has to consider. इकोनॉमिक सिस्टम को बढ़ाना है, उसको थ्राइव करना है, ना कि उसको काट के फिनिश करना है। जो ऐसी टेंडेंसी सामने आ रही हैं और जो कंपनियां खत्म हो रही हैं, यकीन मानिए वो कंपनियां सब नौकरियां दे रही थी। राज्यसभा से आज खनिज विधि संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी मिल गई। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया। विधेयक में कोयला खदानों के पट्टे संबंधी नियमों और आवंटन संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है। इसके जरिए खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 और कोयला खान विशेष उपबंध अधिनियम 2015 में संशोधन का प्रावधान किया गया है। We have to produce the coal, which is we have the reserve, and we should see that the import is reduced. By that we can produce more electricity, and by that to an extent
we can reduce the import of oil also. The process should be fast-tracked so that our natural resources can be used, and by that the economy will grow. CIL will be strengthened, and I have given the target to the CIL, and new CMD has also come, 1 billion ton production by 23-24. इससे पहले विभिन्न दलों के सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया और विधेयक को लेकर अपने विचार और सुझाव सदन में रखे। It also allows global players to come in this sector, invest in this sector through the FDI route, and that's the way the FDI is going to be attracted. But the other factors that practically come with the baggage of FDI has to be looked into objectively, and that has not been taken care of in this particular bill. So it's a very timely ordinance which, Honorable Minister, I really thank you for bringing this, and it has given confidence in the entire steel sector that yes, the government is aware of the issues, it is willing to bite the bullet and willing to take the timely actions. The government should make sure that the surrounding factors are enabling in nature, like the kind of coal blocks offered, the infrastructure available, the government's ability to ease the regulatory hurdles, such as the process of obtaining clearances and clearing of mining plans and leases. ये जब हमारे पास कोल इंडिया कंपनी है, उसको मजबूत करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं, और जो हमारे देश की कंपनियां हैं जो कोल माइंस में काम करती हैं, उनको मजबूत, देसी कंपनी को मजबूत करने के लिए सरकार को उपाय करना चाहिए। कोरोना वायरस के खतरे को लेकर सरकार लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। राज्यसभा में भी सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से अपील की कि वो लोगों को कोरोना वायरस से बचाव और सुरक्षा के बारे में जानकारी दें। साथ ही उन्होंने सदस्यों से बैठकों और सार्वजनिक जगहों पर जाने को लेकर सावधानी बरतने की सलाह भी दी। सभापति ने WHO के कोरोना को महामारी घोषित करने पर सदस्यों से कहा कि कोरोना से लड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है। Honorable members, I urge all of you to reach out to people, asking them to exercise caution about coronavirus without panicking, by maintaining sanitation and other measures as is being advised by the government and the World Health Organization. Members, in particular, shall also be careful while meeting and greeting people, especially while dealing with people who have recently traveled in and out of the country, including foreigners. Now that the WHO has declared COVID-19 a pandemic, our country needs to take lead in containing the spread of coronavirus, and it is the collective responsibility of all of us. राज्यसभा में कार्यवाही की शुरुआत दिवंगत पूर्व सदस्यों डॉक्टर रणबीर सिंह और हंसराज भारद्वाज को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की ओर से दिवंगत पूर्व सदस्य डॉक्टर रणबीर सिंह को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सदन में उनकी अहम भूमिका और प्रखर शिक्षाविद के रूप में समाज में उनके योगदान को याद किया। सभापति ने पूर्व राज्यपाल और 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हंसराज भारद्वाज को भी सदन की ओर से श्रद्धांजलि दी। साथ ही न्याय के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए याद किया। सदन में दिवंगत दोनों सदस्यों के सम्मान में कुछ पलों का मौन भी रखा गया। और इसी के साथ राज्यसभा समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।